नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे। इसके बिना गणित अधूरा रहता है। अगर हम कहें तो कि संख्या पद्धति के बिना गणित सीखना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज संख्या पद्धति के बारे में पढ़ लेते हैं। संख्या पद्धति क्या होता है, उसमें आज हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसको आज हम लोग अच्छी तरह से डिफाइन करके पढ़ लेते हैं ताकि कभी भूले ना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे उपयोगी वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए कौन प्रकार में संख्याओं की प्रकार जो है वो कौन सी है, प्राकृतिक संख्याएं। इसको हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वस्तुओं की गणना के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं की गणना करने के लिए किया जाता है उसी को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आएगी उसको देख लीजिए। एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वह सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक बात याद रखिएगा कि जीरो यानी कि शून्य को प्राकृतिक संख्या के श्रेणी में नहीं शामिल किया जाता है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत एक से होती है और ये कौन सी संख्याएं होती हैं, गणना करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं का गणना करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रकार है उसको देखिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसको होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर दें तो वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वह पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर देंगे तो वह पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर हम बताए हैं डब्लू बराबर यानी कि होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक ये सभी संख्याएं कौन सी हैं, पूर्ण संख्याएं। कब हो जाएंगी, जब उनमें शून्य को शामिल कर दिया जाएगा। किसमें, प्राकृतिक संख्याओं में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए पूर्णांक क्या होता है, इसको इंग्लिश में इंटीगर्स कहते हैं। इंटीगर्स क्या होता है उसको देखिए। ऋणात्मक अनंत से शून्य तक योम में शून्य से अनंत तक की संख्याएं। यानी कि देखिए अगर हम यहाँ पर शून्य रखें तो इधर हमारी जो संख्या रहेंगी वो सब पॉजिटिव रहेंगी, इधर जो रहेंगी वो सब निगेटिव रहेंगी। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ऋणात्मक अनंत से, देखिए यहाँ ऋणात्मक अनंत है, यहाँ से लेकर शून्य तक और फिर शून्य से लेकर इधर अनंत तक जितनी भी संख्या आएंगी, इधर ऋणात्मक अनंत रहेगा, इधर धनात्मक अनंत रहेगा। यानी कि शून्य से इधर ऋणात्मक अनंत तक और इधर धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं उनको इंटीगर्स क्या कहते हैं, पूर्णांक कहा जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। समझ में आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। पूर्णांक के प्रकार देख लीजिए, पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। पूर्णांक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जीरो है, इधर जितना है उधर ऋण पूर्णांक होगा, इधर जितना रहेगा वो धन पूर्णांक होगा। जीरो से इधर और दाहिने तरफ धनात्मक। ठीक है। पूर्णांक के प्रकार देखिए, पूर्णांक के प्रकार वही है कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं। देखिए शून्य के इधर जितनी भी संख्याएं रहेंगी ये सभी धन पूर्णांक होगी। और फिर देखिए ऋण पूर्णांक क्या होता है। ऋण पूर्णांक -1, -2, 3 माइनस मतलब ऋणात्मक रहेगा। अगर जीरो के हम इधर जाएंगे तो ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, तो उसी को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक में आप लोगों को वही पता चल गया होगा कि ऋणात्मक अनंत से लेकर शून्य तक इधर ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, और शून्य से इधर धनात्मक रहेगा तो ये धन पूर्णांक हो जाएंगे। यही दो प्रकार पूर्णांक के होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए शून्य जो होता है उसको न तो ऋण पूर्णांक के कैटेगरी में शामिल किया जाता है, न ही धन पूर्णांक के कैटेगरी में शामिल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और आपके सीटेट के परीक्षा में संख्या पद्धति से 1-2 नंबर जरूर आते हैं, हमेशा हर बार आते हैं। सीटेट का ही नहीं, अगर अन्य एग्जाम भी देख लें तो संख्या पद्धति उसके लिए बहुत ही जरूरी है। बिना उसके पेपर ही नहीं बनता है। अगर कहा जाए संख्या पद्धति से 1-2 प्रश्न जरूर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिमेय संख्या क्या होती है उसको देख लीजिए।
परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें a बटे b के रूप में लिख सकें, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, उसको देखिएगा b नॉट इजिकल टू 0, यानी कि b 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं रहेगा। ओके, a बटे b के रूप में लिखी जा सकें, उसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से अभी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए 4 है तो 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 3/1 को 3 लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको a बटे b के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। उसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। और उदाहरण दिया गया है, देखिए 22/7 ये भी परिमेय संख्या है। और सही की संख्याएं जो हैं, जो ऐसे रहता है, देखिए 2 सही 2/3, तो इधर करेंगे 3 दूना 6 2 8/3 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जिनको a बटे b के रूप में लिख सकें और जहां b नॉट इजिकल टू 0, यानी कि b 0 नहीं होना चाहिए। और इसका क्या कंडीशन है, जो संख्या करणी से बाहर आ जाए परिमेय संख्या होती है। देखिए √4 जो होता है उसको हम बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को हम 2/1 में लिख सकते हैं, यानी कि a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए करणीगत संख्याएं जो होती हैं वो भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन कब, जब वह बाहर निकल जाए और एक साधारण अंक बन जाए और उसको हम बटे के रूप में, यानी कि a बटे b के रूप में लिख सकें, तब वह परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो देखिए यहाँ पर √25/26 है, तो यहाँ पर 5/6 बाहर आएगा, तो किसके रूप में होगा, a बटे b के रूप में हो गया। तो ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं जो करणी से बाहर आ जाएं। दशमलव की जितनी भी संख्याएं रहेंगी सब परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है, देखिए यहाँ 2.9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 9 29, यानी दशमलव हटा देंगे, फिर यहाँ नीचे क्या करेंगे, दशमलव के नीचे 1 रख के फिर इधर एक संख्या है 1 0 बढ़ा देंगे, इसको भी हम a बटे b के रूप में लिख लिए। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या कहलाएंगी। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक उदाहरण वो देख लीजिए, इसको भी 0.333 है, 3 बार है, 3 3 लिखें। ओके, फिर उसके बाद दशमलव के जगह पर 1 लिखें, फिर उसके बाद 3 संख्या है 1 2 3, 3 संख्या लिख दी है, ये भी a बटे b के रूप में हो गया। तो ये भी हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। आगे देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसको देखिएगा। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें a बटे b के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि a बटे b के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं। यहाँ भी कंडीशन है कि b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें a बटे b के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए पाई हो गया, √2 हो गया, √5, इन सबको हम a बटे b के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो पाई रहेगा, पाई अपरिमेय संख्या रहेगा, लेकिन इसका मान 22/7 होता है, तो 22/7 किसके अंतर्गत आएगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं। सम संख्याएं बहुत ही इजी है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते चले आए होंगे। इवन नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। तो 2 से जितनी भी संख्याएं विभाजित हो, देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 18 हो गया, 26 30, मतलब जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं पूर्णतः, शेष न बचे, पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएं, वही सम संख्याएं होंगी। आगे बढ़िए। विषम संख्याएं, ये भी बहुत ईजी है। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि अगर हम इन सबको विभाजित करेंगे अगर करेंगे तो कुछ न कुछ शेष जरूर बचेगा, या पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे किससे, 2 से, तो यह विषम संख्याएं कहलाएंगी। देखिए 7 है, 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 3 6, मतलब कि शेष 1 बच जा रहा है, तो पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यही विषम संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। आगे बढ़िए। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर, इसका इंग्लिश है। इसको देखिए, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। भाज्य संख्याएं वो हैं जो 1 से विभाजित होती हैं
और अपने आप खुद से यानी स्वयं से विभाजित होती हैं और किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, अब 6 है, यहाँ पर देख लीजिए 6 को ही 6 1 से विभाजित हो जाएगा, 6 1 से विभाजित हो जाएगा। ओके, फिर स्वयं से विभाजित हो जाएगा, स्वयं से विभाजित करते हैं तो भी विभाजित हो जा रहा है। ठीक, फिर वह दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाएगा। 6 है तो 6 को देखिए 2 से विभाजित कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 3 से विभाजित हो गया। तो आप अब मतलब भाज्य संख्याएं जो हैं उसका यही परिभाषा है कि 1 से विभाजित होगा, स्वयं से विभाजित होगा और अन्य संख्या से भी विभाजित होगा, वही भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर है। अगला जो संख्या का प्रकार है उसको देखिए, अभाज्य संख्या, इसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ये इसी को रूढ़ संख्या के नाम से भी जाना जाता है। यह इसका नाम बदलकर एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि रूढ़ संख्या क्या होती हैं, तो जिसको नहीं पता रहता है वह गलत कर देता है जाके। तो रूढ़ संख्या ही अभाज्य संख्या होती है। इसको देखिए, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। भाज्य में क्या था कि विभाजित होती थी अन्य संख्या से भी, लेकिन इसमें नहीं विभाजित होती हैं। उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे देख लीजिए कि 3 हो गया, 3 किससे विभाजित होगा? 1 से विभाजित हो जा रहा है। पहला कंडीशन फॉलो किया कि 1 से विभाजित हो जा रहा है। ठीक, खुद से विभाजित हो जा रहा है यानी कि स्वयं से विभाजित हो जा रहा है, लेकिन और किसी संख्या से 3 नहीं विभाजित होता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा। 11 उसी तरह है, 1 से विभाजित हो जा रहा है कि 11 बार में, और फिर 11 खुद अपने आप से स्वयं से विभाजित हो जा रहा है, लेकिन अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। उसी प्रकार 2 को भी रख कर चेक कर सकते हैं, 13 को चेक कर सकते हैं, सभी संख्याएं को चेक कर सकते हैं जो स्वयं से विभाजित हों और 1 से विभाजित हों, वही अभाज्य संख्या होती हैं, वह और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। नोट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 को न भाज्य संख्या माना गया है न ही अभाज्य संख्या के श्रेणी में रखा गया है। न भाज्य है 1, न अभाज्य है। 2 क्या है? 2 एकमात्र सम संख्या एवं अभाज्य संख्या है। इसको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएं भाज्य संख्या की परिभाषा बताए हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। सम विषम का डिफाइन अभी हम आपके सामने किए हैं कुछ देर पहले ही। अगला जो संख्या का प्रकार है उसको देखिए, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। इसको देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है और अक्सर लोग यही गलत करते हैं। तो इसको आज अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में कभी भी गलत ना हो। 2 प्राकृतिक संख्याएं यानी कि 2 प्राकृतिक संख्याएं मतलब संख्याओं का जोड़ा रहेगा। क्या रहेगा? पेयर रहेगा, जोड़ा। समझिएगा, 2 प्राकृतिक संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी यदि उनका मासा 1 हो, अर्थात 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यानी कि 1 ही कॉमन होगा और कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा। ठीक है, हम लोग मतलब बताते हैं उदाहरण से आपको। देखिए यहाँ पर 2 3 लिए हैं, इसका मासा आप लोग देखेंगे तो 1 होगा, 2 इसका गुणनखंड किए, फिर 3 को भी लिए, इसमें 3 को भी करेंगे गुणनखंड 1 3। तो देखिए इसमें क्या कॉमन होता है? उभयनिष्ठ क्या होता है? 1 ही उभयनिष्ठ होता है। और देखिए इधर अलग अलग हो गया। तो वही परिभाषा कह रहा है कि 2 प्राकृतिक संख्याएं सहअभाज्य कहलाएंगे यदि उनका मासा 1 हो, अर्थात 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो अभी आप लोग देखें कि 2 और 3 में 1 ही उभयनिष्ठ गुणनखंड निकला है। उसी प्रकार हम लोग 3 और 4 का देख ले रहे हैं। 3 और 4 का देखिएगा, 3 का 1 और 3 गुणनखंड हो गया। 4 का देखिए, 4 का 1 होगा, 2 होगा, ओके, फिर खुद 4 होगा। इसमें भी देखिए 1 ही कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ है और कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं आ रही है। तो परिभाषा वही कह रहा है कि
एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब मासा निकालेंगे तो एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? देखिए सीटेट के परीक्षा में इससे पूर्ववर्ती और परवर्ती, इससे हमेशा प्रश्न बनते हैं, हर बार बनते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। इससे रिलेटेड कोई जरूरी नहीं है कि सीटेट में पूछा जाए, सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं, घुमा के पूछा जाता है। ओके, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या की पूर्व की संख्या मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। यानी कि कोई संख्या है, उसके पहले की संख्या, पूर्व की संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। इसकी गणना दी गई संख्या में एक घटाकर की जाती है। उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए 1015 है, तो इस क्या परिभाषा कह रहा है कि इसके पूर्व की संख्या इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1014 इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा। यह मूल संख्या है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या 1014 हो जाएगी। ओके, और कोई संख्या ले लीजिए, 69 ले लीजिए, इसका पूर्ववर्ती पूछे, एक घटा देंगे इसमें से, 68 हो जाएगा। तो यह मूल संख्या है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या 68 हो गई। आगे बढ़ते हैं। अनुवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या और परवर्ती संख्या, इसका एक ही नाम है लेकिन बदल बदल कर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सक्सीजर नंबर इसका इंग्लिश है। अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या एक ही नाम है, परीक्षाओं में बदल बदल के पूछा जाता है। इसको देखिए अच्छी तरह से क्या होता है। किसी भी संख्या के बाद में आने वाली संख्या उस मूल संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। इसकी गणना दी गई संख्या में एक जोड़कर करते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अनुवर्ती संख्या कह रहा है, उत्तरवर्ती संख्या कह रहा है, परवर्ती संख्या कह रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? जो दी गई संख्या है उसमें एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। देखिए यहाँ 4019 है, उदाहरण में दिया गया है, तो क्या किया है? इसमें एक जोड़ के इसको 4020 कर दिया गया है। और उदाहरण देखते हैं। 150 है, इसका अगर अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या परवर्ती पूछता है तो एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 151 हो जाएगा। आगे देखिए, महत्वपूर्ण कथन है कुछ, उसको देख लीजिए। आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अनुवर्ती संख्या जो होती है एक जोड़कर निकाला जाता है, यानी कि बाद की संख्या होती है, मूल संख्या के बाद की संख्या उसकी अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती संख्या होती है। कुछ महत्वपूर्ण कथन है, उसको देख लीजिए।